स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th। मैंने बताया था आप लोगों को डिविजनल क्लास हमारी चलने वाली है। डिविजनल वीडियो में सभी पूरा बनाऊंगा, ठीक है। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो आप लोग अपने फ्रेंड्स सर्कल या भी जो भी है एग्जाम देने वाले, अभी एक वीक एग्जाम में बाकी है, तो हर एक चैप्टर को मैं फास्टली डेली बाय डेली आपको मिलता रहेगा। एक चैप्टर एक बार में हम उसमें मेन टॉपिक को ही रिकवर करने की कोशिश करेंगे कि हमारा मेन जो टॉपिक्स है वो कवर हो जाए और हम उस पर काम कर सकें। तो जैसे हमारा मैंने आपको बताया कि हम फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, ठीक है। मैं आपको कोशिश करूंगा कि हिंदी इंग्लिश आपको दोनों में समझाऊं ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आए और आप आराम से अच्छे से कर भी सको, ठीक है। और इसमें मैं आपको मेनली मेन टॉपिक्स ही बताने की कोशिश करूंगा। पूरे क्वेश्चंस पे जाएंगे तो थोड़ा लंबा भी पड़ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादातर पकड़ेंगे जिससे रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, तो हम उसी की कोशिश करेंगे कि मैं आप लोगों को बताऊं। जैसे रियल नंबर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें सबसे फर्स्ट थिंग्स है यूक्लिड डिवीजन मेथड, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन मेथड यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो है आपको मेथड यानी थ्योरम, ठीक है। तो वो देखना है हमको और उसके बारे में हमको जानना है। देखिए, और जैसे हम लोग पहले जो मतलब कि बेसिक क्लास हम जो मतलब प्राइमरी क्लास होती थी उसमें हम लोगों ने देखा ना HCF निकालने का तरीका। हम लोग HCF निकालते थे, कैसे निकालते? जैसे मान लो कि हमारे पास क्या होता था, 6 और 12 है, मान लो हमको इसका HCF निकालना होता था, तो हम क्या करते थे, 6 का गुणनखंड कर देते थे, 2 इंटू 3 हो जाता था, और 12 का क्या हो जाता था, 2 इंटू 3। अब इसमें कॉमन हम निकाल लेते थे, कॉमन हमको 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, यानी 2 इंटू 3 यानी इसका HCF कितना हो जाता था, 6, ठीक है। ये मेथड भी है 10th में, इसको हम बोलेंगे गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल हमारा चल रहा है इसमें यूक्लिड डिवीजन मेथड का जो क्वेश्चन, तो उससे रिलेट करके ही हम सिर्फ पढ़ेंगे। तो उसके बारे में हमको जानना रहेगा और वही हमको पता भी होना चाहिए, तो हम वही काम करेंगे और उससे ही रिलेटेड काम भी करेंगे, और उसके अलग में हम कुछ करेंगे नहीं, ना ही सोचेंगे। तो हमको वो चीज़ें जाननी है, तो हमको यूक्लिड डिवीजन मेथड जो करना है उसका एक थ्योरम है, उसके बेस पर ही पूरे क्वेश्चंस करने हैं और बाकी काम भी करना है। तो हम उसी को देखेंगे और बाकी चीज़ों को रिलेट भी करेंगे उसी के हिसाब से। तो ये मेथड जो है हम ये मतलब 6-7 से हम पढ़ते आ रहे हैं, जब भी हमको LCM से बताया जाता है, तो ये मेथड तो हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बाकी अगर हमको ऐसा देखना है कि यूक्लिड डिवीजन मेथड अगर हमको समझना है तो वो क्या होता है, तो अभी हम आते हैं उसके पे। उस मेथड से आपको एक थ्योरम मिलता है, A = BQ + R। R जहाँ पर 0 से बड़ा या तो बराबर होगा और B से हमेशा छोटा होगा। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि ये जो थ्योरम हमारा बनता है या फिर ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये होता है यूक्लिड डिवीजन मेथड का फॉर्मूला। हमको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल्स में एक क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ आपको, 45 एंड 42, ठीक है। नंबर्स है हमारा 455 एंड 42, ठीक है। NCERT बुक्स के क्वेश्चंस मैं बताऊंगा ज़्यादातर, और ज़्यादातर आपको सीख लेना है कि किस तरह से करना है और कैसे करना है। अब ये जो है इसको हमें इसके हिसाब से करना है, यूक्लिड डिवीजन मेथड के हिसाब से। तो इसके 2 मेथड है, एक तो भाग विधि से कर लो या फिर जैसे इसने फॉर्मूला दे रखा है वैसे कर लो। तो ईजिली हमको पड़ता है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जैसे मल्टीप्लाई या गुणा करके निकालने में, तो आप क्या करो, भाग दे लो, ठीक है। भाग दे लो, भाग देकर आप उसको मतलब भाग विधि से पहले सॉल्व करो और फिर इस मेथड पे आप उसको पुट आउट कर सकते हो। तो कैसे करेंगे हम इसको देखते हैं एक बार। चलिए, जैसे मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि जैसे अगर मुझे ये करना है तो आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको 45 एंड 42, तो सबसे पहले अगर आपको 2 नंबर्स, ये ज़्यादातर याद रखिएगा कि 2 ही नंबर्स पे आएंगे यूक्लिड डिवीजन मेथड। 10th में इसी पे है, बाकी देखते हैं 2 ही पे रहते हैं। तो अगर आपको 2 नंबर्स का रहता है तो सबसे पहले इसमें देखना है, जो जैसे हम लोगों को भाग मिलता था तो बड़ा वाला क्या होता था, हमेशा अंदर रहता था 455, तो ये अंदर हो जाएगा। बाकी हम क्या करेंगे, 42 से इसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड का रूल क्या है, जैसे अब यहाँ पे 2 नंबर्स, यहाँ पे 2 नंबर्स एक बार करेंगे 42, ठीक, वो कितना बच जाता है, अब यहाँ पे बच जाता है 3 और ये 5 आ जाएगा, तो जाएगा ये 0। तो बट अब यहाँ पे क्या करना, हमको डायरेक्ट गुणा करना है। तो जैसे हम क्या करेंगे, 10 टाइम्स 42, अब यहाँ पे कितना बच गया, 35। अब 35 बच गया। ये प्रोसेस हम तब तक करेंगे जब तक 0 ना हो जाए। तो अब क्या करेंगे, 35 यहाँ पे रह गया, ये 42 को यहाँ पे हम भाग देने के लिए करेंगे
35 का करेंगे तो 1 टाइम जाएगा 35 आएगा। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 7। अब 7 हो गया। अब 7 अभी भी नहीं गया, तो अब यहाँ पे जिस नंबर से भाग देना है उसको आगे फॉरवर्ड करना है। अब क्या 35 बचा है, तो 35 को हम यहाँ पे अंदर करेंगे। तो अब क्या करेंगे 7 5 जा 35 यानी 0 हो गया, कट गया। किससे कटा 7 से, तो इसका HCF क्या होगा 7 होगा। ठीक है, एक तो ये है डिविजनल मेथड, आप ये कर लो, या तो फिर आप दूसरा क्या कर लो आप फॉर्मूले पे। तो आप फॉर्मूले पे क्या होगा, इसमें से जो बड़ा नंबर्स होगा मेरा वो A होगा, यानी कि 455 क्या होगा मेरा A होगा। उसके बाद जो सेकंड नंबर बचेगा यानी 42, ये मेरा क्या होगा B। अब क्यों, तो मैं इसमें कितने से गुणा करूं कि मेरा 455 आ जाए। तो लेकिन हम यहाँ पे 10 से भी गुणा करते हैं, क्योंकि 11 से करते हैं तो ज़्यादा जाता है, तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10 से करेंगे तो हमारा बचता कितना है 35 बच जाता है। ये नंबर हो गया। बाद में अब नेक्स्ट स्टेप, जब सेकंड स्टेप में जाएंगे तो हमेशा याद रखना कि ये जो B होगा ना मेरा, ये B क्या हो जाएगा A हो जाएगा 42, और बाकी जो आपका C जो बचा है रिमाइंडर, ये आपका क्या हो जाएगा B। अब फिर इसमें किससे गुणा करें, तो 35 का 2 टाइम्स करेंगे तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे 1 टाइम करेंगे, 1 से गुणा करेंगे तो 35, और बचता कितना है 7। फिर अब क्या होगा 35 हमारा क्या हो जाएगा A हो जाएगा, क्योंकि वो B था अगले वाले स्टेप में। फिर क्या होता है C जो मेरा आगे वो भी बन जाएगा। देखिए स्टेप को भी आप ऐसे याद रख सकते हो, या फिर जनरली आपको समझ में आए तो ऐसे भी कर सकते हो। बाकी आपको ऐसे करना है तो ज़्यादा फास्ट रहता है। अब क्या करेंगे 6 टाइम में पढ़ते हैं, सॉरी 5 टाइम में, तो क्या होता है 5 बार में क्या होता है 35 आ जाता है। तो क्या होता है कितना बचता है 0। जब यहाँ पे 0 बच जाए और जिससे देने पे कटे तो आप क्या समझेंगे HCF कितना आएगा मेरा 7। तो बोथ ऑफ द मेथड आप यूज कर सकते हैं। जनरली क्या होता है ये करने के लिए ज़्यादा लोग जाते हैं, तो ये पे होता है गुणा करना और ये जो भाग करना है, तो इसमें क्या होता है थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है, कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं लोग ज़्यादातर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो आपको इस बात का ध्यान रखते हुए इसको आगे फॉरवर्ड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे या तो उससे बेटर क्या है, पहले आप भाग विधि से करो डिवाइड से। तो डिवाइड से करने के बाद क्या करते हैं, यही नंबर्स देखो उठा के हमने रखा है 45 हमने 4 से किया, 10 से मल्टीप्लाई करके 35 बच गया था तो 35 रख दिया, फिर उसी प्रोसेस को हमने आगे कर दिया। तो अब इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो ये है हमारा यूक्लिड डिवीजन मेथड। अब देखिए मैं आपको एक एक करके इस फर्स्ट चैप्टर में किस किस चीज़ों का मेनली यूज आने वाला है वो भी देखेंगे। फर्स्ट क्या हो गया यूक्लिड डिवीजन मेथड, ठीक है, विभाजन प्रमेय। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड हम इसमें क्या क्या देखने वाले हैं, सेकंड इसमें आपको आएगा गुणनखंड विधि से आपको इसको करना रहेगा। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से आपको इसको 1.1 आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे तो आपको गुणनखंड विधि से आपको करने के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे। जैसे आपको गुणनखंड विधि से आपको एलसीएम निकालना रहेगा, जो मैंने आपको फर्स्टली बताया था। ठीक है, तो आपको जब ये क्वेश्चन में बोलेगा कि आप भाई गुणनखंड विधि से करेंगे तो आप इसका यूज करेंगे, बाकी नहीं तो अगर आपको बोला नहीं रहेगा तो जनरली आपको यूक्लिड डिवीजन मेथड से ही निकालना रहेगा। तो यूक्लिड डिवीजन मेथड हमने देख लिया अच्छे से। आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिस में बता दिया कि किस तरह से हमको करना है, आप इसको देखना अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर अगर मान लो अगर हमको आता है क्वेश्चन कि अब आपको गुणनखंड विधि से करना है, तो गुणनखंड विधि से करना है तो चलिए अब गुणनखंड विधि से करना है तो फॉर्मूला हमारा ये होगा। नहीं गुणनखंड हम ध्यान से देखेंगे तो हम 6-7 से हम आराम से उसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसमें एग्जाम्पल है आपको संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको HCF और LCM निकालना है, किसका 6 और 20 का, 6 and 20। तो देखिए अब जब गुणनखंड विधि वाला आएगा तो क्वेश्चन हम पहले से 6 से हम उसको कंटिन्यूसली पढ़ते आ रहे हैं। इसमें नया हमको मिला है क्या, यूक्लिड डिवीजन मेथड। इसके अलावा कुछ हमको नया मिला नहीं है, तो हम इस पे काम कर सकते हैं। तो देखो हम क्या करते हैं, 6 का गुणनखंड करेंगे और 20 का करेंगे। HCF निकालने का हमारा यही तरीका था। तो देखो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 को क्या 6 को क्या कर सकते हैं 2 × 3 और 20 को क्या कर सकते हैं 2 × 10, यानी 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, राइट। 2 दूनी के 4 26 और 3 दूनी के 6। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों चीज़। तो हम HCF कैसे निकालते हैं, अब इसमें जो भी कॉमन मेथड होगा, इसमें कॉमन क्या है 2, तो हमारा क्या हो जाएगा HCF कितना आएगा 2 आ जाएगा।
तो डायरेक्टली हम अगर देखेंगे गुणनखंड विधि से निकालने जाएंगे तो हमारा ये तरीका होगा हमको करना है, ठीक है। अब एचसीएफ ये एक तरीके से निकाल सकते हैं। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, एक चीज और याद रखना, इसमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर हम एचसीएफ हम अगर निकाल लेते हैं, जैसे हमारा एचसीएफ अगर आ गया, एचसीएफ कितना आया 2, यानी कि अगर हमने एचसीएफ निकाला है, इसका एचसीएफ कितना आया गुणनखंड विधि से निकाला तो 2 आया एचसीएफ। आप यूक्लिड डिवीजन मेथड से भी निकालोगे तो 2 ही आएगा, करना होगा तो करके आप देख सकते हो। अब देखिए जैसे 2 आया तो आपको इसमें पूछा है कि एलसीएम भी निकालना, तो भी काम देखिए हमको तो पहले से मतलब 6 सेमेस्टर हमको पता है कि हम एलसीएम निकालने का एक तरीका ये भी होता है कि हम इस तरह से निकाल लेते हैं, 2 से कटता है 2 3 एंड 10, यहाँ पे 3 खुद से ही कटेगा, 2 से काट लेते हैं 3 × 5। तो एक ये तरीका भी है, हम इस तरह से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5, यानी कि 2 × 4 4 × 12 12 7। या तो हम चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं, एक ये तरीका है। बट अगर हमको जैसे बोला है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स या फिर एलसीएम गुणे एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब ये है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ क्या होगा, जो 2 संख्याएं हैं हमारे पास उनका गुणनखंड गुणा, दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो अब देखो ध्यान से, एचसीएफ हमारा, अब एलसीएम पूछा है, एलसीएम देखो हमको संख्या भी पता है, पहली संख्या दूसरी संख्या, 2 संख्या पता है, एचसीएफ भी हमने निकाल लिया है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम सीधा सीधा इसका फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं। क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब कि 1 नंबर इंटू 2 नंबर, ठीक है, अपॉन एचसीएफ, ठीक है। ये एक तरीका हम ले सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, एलसीएम में हम क्या कर सकते हैं, पहला नंबर हमारा कितना था 6 और दूसरा नंबर कितना था 20, एचसीएफ कितना था 2। तो अगर हम इसको चाहेंगे तो काट कर निकालना चाहेंगे तो ये कट जाएगा 10 से 16, एलसीएम कितना आ जाएगा 16। तो ये देखिए हमारे 10th के मेथड के हिसाब से हमको ऐसे निकालना, अगर हमने एचसीएफ निकाल लिया तो हमको इस फॉर्मूला के यूज करके हमको निकालने। अब देखिए जो अब जाएंगे 1.2 में तो बेस रिलेटेड यही क्वेश्चंस हैं। यूक्लिड डिवीजन मेथड आता है आपको तो 1.1 आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसमें थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी अब उसके बाद जब हम गुणनखंड विधि पे जाएंगे तो हमारे ये 1.2 से आराम से आप उसको खत्म कर सकते हैं। ये 2 चीजें बेसिक साइंस में, ये 2 ही पॉइंट हैं जो आपको अच्छे से आने चाहिए और पता भी होना चाहिए। अब देखो इसमें ये फॉर्मूला है तो इससे आप कई सारे फॉर्मूले बना सकते हो। जैसे अगर आपको एलसीएम पूछा, ठीक है, हम ऐसे चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे अगर एलसीएम पूछा तो हमने क्या किया, एचसीएफ को इधर भेजा, ठीक है, डिवाइड में चला गया। अगर एचसीएफ पूछेगा तो एलसीएम डिवाइड में आ जाएगा। हमको ही पता है कि इक्वल टू के इधर आता है तो उसकी साइन अपोजिट हो जाती है। यहाँ पे एलसीएम इंटू में मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे आया तो डिवाइड में हो गया, ठीक है। अब बहुत सारे इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा कि मान लो अब यही क्वेश्चन में अगर ऐसा दे दिया कि एक नंबर है 6, उसका एचसीएफ है 2 और एलसीएम है 60, तो दूसरा नंबर बताइए। तो दूसरा नंबर जानने के लिए तो क्या करेंगे, दूसरे नंबर को यहीं छोड़ देंगे। तो क्या होगा, अगर मान लो सेकंड नंबर को अगर हमको जानना है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन एलसीएम इंटू एचसीएफ हमारा पहले से ही है। सेकंड नंबर हमको जानना है, ठीक है, सेकंड नंबर हमको जानना है तो हमने उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहाँ पे 2 नंबर्स थे तो ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा तो डिवाइड, यानी 1 नंबर क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप उससे देखो फॉर्मूला अगर इस्तेमाल करके तो एलसीएम हमारा कितना है 60, एचसीएफ हमारा कितना है 2 अपॉन 6। तो अब देखो 6 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा, सेकंड नंबर कितना आ गया 20, जो कि 20 था। तो आप इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आप जो भी क्वेश्चन है तो पहला नंबर पूछेगा तो पहला भी निकाल सकते हो, दूसरा नंबर पूछेगा तो दूसरा भी निकाल सकते हो, एलसीएम भी निकाल सकते हो और एचसीएफ भी निकाल सकते हो। पूरे बेस रिलेटेड क्वेश्चन इसी पे आएंगे। ये 2 मेथड आए तो आपके 2 पॉइंट 1.1 एंड 1.2 दोनों आराम से आप खत्म कर सकते हो अगर ये 2 चीजें आपको समझ में आती हैं तो, ठीक है। इसके बाद अगर हम इसमें और कुछ देखना चाहेंगे तो 1.2 में एलसीएम एचसीएफ दोनों है, ठीक है। और बाकी अब इसके बाद अगर हमारे पास आगे जाते हैं तो इसमें हमको एक चीज आ जाती है क्या,
संख्या प्रमेय है या नहीं है, परिमेय संख्या है या नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। अभी तक तो ये सिंपल सी बात है। ये दो चीज था। तीसरा पॉइंट है, ये तीसरा और आखिरी पॉइंट है चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, अगर ये 3 पॉइंट आता है तो ऐसा आपको 90% है कि अगर ये 3 पॉइंट अच्छे से आते हैं तो आपको 100% है कि चैप्टर नंबर 1 में से आपके मार्क्स कटने नहीं चाहिए। आप अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे भी नहीं। और इसमें क्या होता है, ज़्यादातर यूक्लिड डिवीजन मेथड में क्या होता है, ज़्यादातर लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक आ ही जाती है। प्रॉब्लम ये है, होता है ऐसा। ठीक है, तो ये चीज़ें आएंगी, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हमको अब देखना है परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, परिमेय संख्या फाइंड करना है। परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या हम बोल सकते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर। राइट, ये हमारा थर्ड टॉपिक। सो चैप्टर नंबर 1 में यही 3 टॉपिक हैं जिस पे हमको काम करना है। पहला क्या है, यूक्लिड डिवीजन मेथड, गुणनखंड विधि से आपको वही निकालना है। और तीसरा है प्रमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बताना। तो सबसे पहले तो अगर हमको ये समझना पड़ेगा कि प्रमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जब ये दोनों नहीं समझेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, प्रमेय संख्या यानी रेशनल नंबर समझना पड़ेगा। तो रेशनल नंबर किसे कहते हैं, वह संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, बट q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। q कुछ भी हो सकता है लेकिन 0 नहीं हो सकता है। तो अगर ऐसा रहेगा तो उसको हम लोग रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या बोलेंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो उसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन बताया, देखिए मैं पूरी थ्योरी तो इसमें आपको लिखना है तो आप आराम से देख सकते हो उदाहरण में। ठीक है, तो आपको देखना है क्यों 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है, ये चीज हमेशा याद रखना है कि क्यों अगर 0 नहीं रहेगा, बाकी जैसा भी रहेगा वैसा। बाकी जो क्वेश्चन में है जो उसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी दी गई है, तो थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी। मैं आपको जनरली बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे उदाहरण आपको दिया हुआ है, उदाहरण 1.4 में हम लोग पहला में ये तीसरा वाला देखते हैं, √3। ठीक है, √3 एक प्रमेय संख्या है या नहीं है, इसको देखो इसमें सॉल्व करने के लिए बताया। तो हम लोग देखते हैं √3 को बताया गया कि प्रमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है, ये हमको देखना है। तो सबसे पहले अगर आपको जो भी संख्या दी जाए, पूछेगा कि ये अपरिमेय संख्या है, ऐसा बताना है। तो पहले अपरिमेय संख्या पूछ रहा है तो आप क्या लिखोगे कि हमने ऐसा मान लोगे कि माना दी गई संख्या क्या है, माना दी गई संख्या क्या है, दी गई संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। अगर अब हम इसको मान के ऐसा कोशिश कर रहे हैं लगाने की, अगर ये संख्या परिमेय हो जाएगी तो ठीक है, अगर नहीं होगी तो यह अपरिमेय होने वाली है। तो इसके लिए हमें पहले जो संख्या दी रहेगी उसको हम लोग क्या मान लेंगे कि वो संख्या परिमेय है। जब अगर परिमेय संख्या होती है तो अभी जस्ट मैंने आपको उदाहरण बताया, अभी उसका एग्जाम डेफिनेशन बताया था कि जब भी अगर परिमेय संख्या होगी तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, p/q = √3, क्योंकि ये परिमेय संख्या क्या होती है, p/q के रूप में होती है। तो अब ये क्या है, दोनों बराबर होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, नियम यही है कि अगर हम इसको इस तरह से मानेंगे तो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर हम इसको ले जाते हैं उस साइड में, देखिए अब p/q मानो, a/b मानो, जो भी आपको मानना है कुछ भी मान सकते हो। मैंने आपको डेफिनेशन उसके हिसाब से बताया, इसलिए मैं आपको उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। आप अगर चाहो तो a/b भी मान के लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको साइड में ले जाएंगे तो √3q हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अब हम लोगों को ज़्यादातर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है परिमेय संख्या पहचानने में ये रूट। तो रूट हटाने का क्या तरीका होता है, अगर मैं चाहूँगा मैं ऐसा बोलूँ कि आपको भाई क्वेश्चन में से रूट हटा देना है, आपको ये लिखना पड़ेगा कि भाई ये परिमेय संख्या है, इसके बराबर में आ गया और इसमें गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड सिर्फ एक ही मिलेगा। याद रखना कभी भी जब भी परिमेय संख्या, कोई भी परिमेय संख्या लिखोगे, जैसे मान लो आपने लिखा 6/3, तो ये परिमेय संख्या तो है, p/q के रूप में है, बट इसको देखोगे तो इसमें आपको उसको काटने पे कट भी जाएगी, कितना होगा 2/1। जब भी देखोगे परिमेय संख्या अगर आपको मिलेगी तो उसमें कभी भी गुणनखंड, कॉमन गुणनखंड क्या होगा, एक ही मिलेगा, आपको दूसरा नहीं मिलेगा एक के अलावा। तो आपको ये बात लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, जब आप इसको बराबर में लोगे तो ये लिखोगे कि इसमें अभाज्य गुणनखंड सिर्फ एक है, तो मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमको क्या करना है, रूट हटाना है। रूट हटाने का सिंपल तरीका क्या होता है, सिंपली आप क्या कर दो, दोनों पक्षों का क्या कर दो, वर्ग कर दो। अगर आप वर्ग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3² हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3q²। ठीक है, तो अब आपको जब आप इसको स्क्वायर कर देते हो तो स्क्वायर करने के बाद अब आपको ये दिखता है सिंपल 3 में। तो अब आपको ये जब आप सिंपल 3 में देखोगे तब आपको क्वेश्चंस में ये चीजें बताई गई हैं कि आप क्या होता है, a² 3 से विभाजित है। अब देखो क्या होता है, एक
प्रमेय है 1.3 जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई स्क्वायर वाली संख्या, जैसे वो ऐसा बोला है कि a स्क्वायर अगर 3 से विभाजित है तो a भी 3 से विभाजित होगा। इसके कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या का स्क्वायर अगर उस संख्या से विभाजित यानी कट जाता है तो वो सिंपल बिना स्क्वायर की भी संख्या उसी संख्या से कट जाएगी। जैसे आपको मान लेते हैं कि a स्क्वायर क्या होता है 9 है, 3 का स्क्वायर यानी 9 है, तो ये 3 से अगर कटेगा तो अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 भी तो 3 से कट जाएगा ना। तो सिंपल सी बात है, ये इसके कहने का मतलब है। तो इसी चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बेसिक बना के कि अगर ये स्क्वायर की संख्या इससे कट रही है तो बिना स्क्वायर की संख्या भी इससे कट जाएगी। तो ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा, देखो जितनी थ्योरी है उतनी आपको लिखनी ही पड़ेगी, यानी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। तो अब हम ये चीज लिख सकते हैं कि आपका जो ये है इसमें p जो है p आपका क्या होगा 3 से कटेगा, क्योंकि स्क्वायर जैसे हमने बताया। इसको लिखेंगे क्या, प्रमेय 1.3 से 1.3 है क्या, मैंने वो भी आपको समझा दिया। अब आपको इतनी संख्याएं मिल जाती हैं, तब इसमें आपको एक और थ्योरी है, ठीक है, मैं भी आपको पढ़ के बता देता हूँ, आप उसको लिख लेंगे। तो अब इसमें क्या लिखेगा, a का इस ऐसा मान जो 3b स्क्वायर a स्क्वायर को प्रतिस्थापित करता है। मतलब अब ऐसा है कि अगर ये स्क्वायर वाली संख्या उससे कटेगी तो ये संख्या भी उससे कटनी चाहिए, बट ऐसा है नहीं, ठीक है, क्योंकि जब आप यहाँ पे जाओगे तो आपके गुणनखंड कॉमन नंबर एक एक्स्ट्रा आएगा, एक और आ जाएगा जब कॉमन नंबर। तब आपको पहले ही मैंने बताया था कि जब भी क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे जिसमें मैंने बताया था कि प्रमेय संख्या ऐसी होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन उसमें कॉमन नंबर सिर्फ एक ही मिलेगा 1, उसके अलावा नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो संख्या होती है उसमें कॉमन नंबर एक ज़्यादा मिलने लगता है, तब आप कहोगे कि हमने जो माना था कि ये प्रमेय संख्या है वो क्या हुआ, गलत हो गया। तो अर्थात ये जो संख्या है √3 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हम इस पॉइंट को भी प्रूफ कर सकते हैं। तो अगर हमको ये प्रूफ करना आ जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, जो कि 1.3 जो है वो हमारा इजीली जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 1.3 में सिर्फ यही चीज़ें पूछी गई है कि संख्या प्रमेय है या अप्रमेय है। तो मैंने आपको बताया कि पहले उनको मान लीजिएगा कि संख्या प्रमेय है, फिर उसके बाद p/q के रूप में p/q बराबर उस संख्या को रख दीजिएगा, क्योंकि हमने आपको पता है कि प्रमेय संख्या को हम क्या बोलते हैं p/q के रूप में विभाजित कर सकते हैं। इस तरीके से हो सकता है। सेकंड थिंग क्या है इसमें, एक और थिंग जिसमें आपको बताई गई। फिर उसके बाद क्या करना है, स्क्वायर हमको रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा बोथ ऑफ द साइड। फिर ये प्रमेय नंबर 1.3 का यूज़ कर लेंगे कि अगर किसी स्क्वायर की संख्या अगर उससे कटती है तो बिना स्क्वायर के भी वो संख्या उससे कटेगी, ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया। फिर उसके हिसाब से हम बोल देंगे कि इस सेकेंड वाली संख्या में एक से अधिक कॉमन नंबर्स हैं, तो इसलिए अभी क्या होगा, ये दिया गया प्रमेय क्या है गलत साबित हुआ जो हमने माना। तो इसलिए क्या है, अगर ये प्रमेय नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ तक इसमें एक पॉइंट था। अब इसमें जो 1.4 है एक और है, जिसमें आपको ये बताना है कि संख्या टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब संख्या शांत है या अशांत है, ठीक है। चौथा पॉइंट इसमें क्या है, शांत और अशांत, ये दो फैक्टर हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताने के लिए। जैसे मान लेते हैं कोई संख्या हम ले लेते हैं, जैसे मान लो कि अगर हमने लिया 10/3, तो अब इसको पूछेगा ये संख्या शांत है या अशांत है। तो आप कभी भी इसको देख लो, 10/3 को आप 3 से डिवाइड करके देख लो, 3 3 जा 9, पॉइंट लगाओगे 1 आ गया, पॉइंट लगाने से 0 लगा सकते हो, 3 3 जा 9, फिर 1 आएगा। अगर आपने पॉइंट लगाया तो 0 जब तक चाहे तब तक बढ़ा सकते हो, फिर 0 लगाओगे, 3 3 जा 9, फिर तो ये कभी संख्या जो है वो कटने वाली नहीं है, ये ऐसे चलती चली जाएगी। तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत है। तो हमको अब जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा तो हम हर क्वेश्चन को इतने बड़े डिवाइड करके तो करने जाएंगे नहीं, ठीक। जब एमसीक्यू एग्जाम भी सुनने में आया कि एमसीक्यू भी आज आने वाले हैं, तो एमसीक्यू के लिए क्या होता है, जैसे आपको इतनी बड़ी थ्योरी तो लगाने के लिए, तो इसके लिए क्या सोल्व कर तरीका है ये हमको देखने के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ संख्याएं देखनी पड़ेंगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर देखो जैसे मान लो यहाँ पे क्या था 10/3 का मैंने एग्जाम्पल दिया, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, ठीक है, नीचे वाले को बोलते हैं हर। एक चीज हमेशा याद रखना, हर में 2m × 5
m या n के रूप में आपको मिलना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा मिलता है ये संख्या, ठीक है, तो ऊपर आपकी जो भी अंश रहेगी, तो आप अगर ऐसा आता है 2 × 5 के रूप में अगर आपको मिल जाती है संख्या, या तो 2 के विभाजन में मिल जाए या तो फिर 5 के विभाजन में मिल जाए, तो आप क्या बोलोगे कि वो संख्या क्या है, शांत है, यानी वो कहीं ना कहीं पे कट जाएगी। बट अगर नहीं मिलता है तो आप क्या बोलोगे, वो संख्या अशांत है। जैसे इसमें देख लो, ये जो अंश में ये है 3 ना, इसमें आपको 2 निकाल सकते हो, नहीं भी आपको 5 निकाल सकते हो। तो नहीं निकलेगा तो क्या होगा, संख्या अशांत होगी, कहीं भी वो कटेगी नहीं, वो चलती ही चली जाएगी। जैसे अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे देख लो 13/125, ठीक। अब इसको अगर आप देखने जाओगे तो हम ऐसा ऊपर 13 तो है ही है, नीचे में ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको हम, 25 को हम कैसे काटने जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5 पे 3। आप इसको देखना चाहो तो देख लो, 125 को काट के भी देख सकते हो, 5 × 10, 5 × 25 और 5 × 5। तो ये भी आप देख सकते हो कि अगर आप चाहोगे तो इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो कि 13/5 पे 3। तो अब मैंने क्या बोला कि या तो 2 के बाद 5 को मल्टीपल में या तो कॉमन में अगर आ जाएगा संख्या तो क्या हो जाएगी, वो डिविजिबल है, यानी कट जाएगा। ये संख्या को आप भाग दे के देखना इसको, तो आराम ये आपको आने वाला है कि आपको उदाहरण दिया हुआ है 0.104। जिस भी संख्या में आपको ये मिल जाएगा आप वहाँ पे आराम से देख सकते हो ये करने के लिए, जिसमें आपको ये पता चल जाएगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 2 × 3 है, तो मैं इसको क्या करूँगा, ऊपर भी दे दूँगा। अगर मुझे यही चीज़ देखनी रहेगी कि 2 पे m और 5 पे n मुझे देना है, अगर मुझे वही देखना रहेगा, देखो 5 या 2 भी कॉमन आता है तो जनरली आपको कट ही करता है, शांत हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ इस फॉर्मूले बेस पे लाना है, 2 पे m और 5 पे n है, तो जो संख्या नहीं रहेगी उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। देखो 5 पे 3 तो मिल गया 125 जो मैंने आपको बताया, बट अब ये संख्या नहीं थी तो मैं इसको क्या कर दूँ, ऊपर नीचे गुणा कर दूँ, तो मुझे ये दिख रहा है कि नीचे है, तो इसका मतलब अगर ये चीज़ मिलेगी मुझे, अगर मुझे 2 पे m और 5 पे n अगर ये मिलता है तो मैं बोलूँगा कि संख्या दी हुई क्या है, शांत, यानी टर्मिनेटेड है। और अगर ऐसा नहीं मिलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अशांत, जैसे ये था। तो आप ये भी चीज़ें आराम से देख सकते हो, जैसे चाहोगे वैसे आराम से इजीली आपको देखने को मिल जाएगा। अगर 2/5 के मल्टीपल में अगर आता है तो क्या होगा, शांत, और अगर नहीं आता है तो क्या होगा, अशांत। ये कॉमन चीज़ है जो हम देख सकते हैं। अभी देखिए मैंने आपको अब तक कि अगर आपको ये चारों फैक्टर अगर समझ में आएंगे तो आप आराम से फर्स्ट चैप्टर को ईजिली खत्म कर सकते हो। इसमें 2-3 क्वेश्चन है जो थियोरेटिकल बेस है, उसको हमको अगर आपको देखना है तो थोड़ा सा थियरी आपको पढ़नी तो पड़ेगी, ये सिंपल सी बात है। अगर आप थोड़ी थियरी पे ध्यान नहीं देंगे तो आपको नहीं हो पाएगा। बट आप ये 4 पॉइंट जैसे मैंने बताया, ये 4 पॉइंट पे रिवीजन आप करेंगे। देखिए पूरे चैप्टर हमने अराउंड 30 मिनट या हमको हुआ होगा, ठीक है, जहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करने में, तो ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप आराम से देखोगे तो पूरा फर्स्ट चैप्टर जो है आपको आधे घंटे में पूरा रिवीजन हो चुका है, आराम से खत्म हो चुका है। तो आप इसको अच्छे से देखो, ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल या फिर जो भी है ग्रुप्स हैं उनमें आप शेयर भी कर सकते हो। ये 4 पॉइंट्स आप आराम से आपको ध्यान देने हैं, कैसे, ठीक है, जैसे आप मैंने आपको बताया फर्स्ट यूक्लिड डिवीजन मेथड, ठीक है, जो जिसके भी मैंने दोनों तरीके बताए, डिविजिबल वाले भी और a = dq + r, ये वाले मेथड भी मैंने बताए हैं। फिर उसके बाद गुणनखंड मेथड, ये तो हम बहुत पहले से सीखते आ रहे हैं, 6, 7, 8 से मैंने इसको सीखा, फिर भी मैंने इसके दोनों पॉइंट आपको बताए, हम वो भी देख सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है इसमें प्रमेय और अप्रमेय बताना, जिसमें मैंने बोला था कि अप्रमेय संख्या रहेगी और आपको उसको प्रमेय मान के उसको सॉल्व करना है, p/q के रूप में बराबर रख के स्क्वायर करके आपको करना है। अगर आप उसको कर लेते हो, अगर वो होता है बाद में क्या होगा, कॉमन एक्स्ट्रा आता है तो वो गलत साबित होता है, गलत साबित होता है तो अगर वो प्रमेय नहीं है तो क्या होगा, अप्रमेय होगा। फिर उसके बाद हमने शांत अशांत वाला बताया। शांत अशांत वाले में मैंने बताया कि आपको हर में 2 और 5 का मल्टीपल बनाना है। आपको ध्यान दे लेना है, अगर 5 का मल्टीपल मिला 2 का नहीं मिला तो 2 से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँगा, सब बराबर रहेगा। और अगर 2 का मल्टीपल मिला और अगर मुझे 5 भी चाहिए तो 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी हो जाएगा। तो हम इससे भी कर सकते हैं और जनरली हम एक चीज़ ये भी देख सकते हैं, या तो 2 या तो 5 अगर निकल जाता है नीचे पूरा तो क्या होगा, तब भी पूरी संख्या क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, अशांत होगा, यानी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का भी मेथड हमने देख लिया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।